हेलो दोस्त, मैं आलोक श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें में हमने आपसे बात किया था कि हम प्रीलिम्स के लिए देखेंगे कि पीपीसीए के क्वेश्चन कैसे आए हैं, उनको उनकी प्रकृति देखेंगे, उनका नेचर देखेंगे कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, अभी कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पीछे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, इन सबको देखेंगे। इन सब के आधार पे हमने मॉडल क्वेश्चन को तैयार किया है। पीवीसीआर को देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पीवीसीआर को भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो एक अच्छी कंपेरेटिव तैयारी हो जाएगी हमारी, की एक तुलनात्मक तैयारी हो जाएगी कि पीवीसीआर के क्वेश्चन से भी हमको हेल्प मिलेगा, पीवीसीआर के क्वेश्चन से हमको हेल्प मिलेगा, और मॉडल क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे। पूरा जितना भी क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, हमने मॉडल क्वेश्चन को क्रिएट किया है, बनाया हुआ है। तो आइए अब देखते हैं पीवीसीआर के क्वेश्चन कैसे आए हैं और मॉडल क्वेश्चन क्या क्या है, क्या क्या रखा गया है तुम्हारे सामने। तो हम इन दोनों को मिला के एक बेहतर प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। तो हम आपको ये बता दें कि हम ऐसे मॉडल क्वेश्चन बनाए हैं कि टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे कि राष्ट्रीय आय से हम मॉडल क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जितने भी राष्ट्रीय आय से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 20 30 40 50 जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इनको क्वेश्चन का फॉर्मेट देंगे और पीवीसीआर के क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे कि इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे गए आज तक। तो हम बता दें मेरे दोस्त, 2000 से लेके अभी तक समथिंग 2000 से लेके अभी तक यूपीएससी राष्ट्रीय आय से 23 क्वेश्चन पूछा, आईएएस में 23 क्वेश्चन पूछा गया है और पीसीएस में 19 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम आपसे बता दें कि हम इन टॉपिकों को टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, एक भी क्वेश्चन को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। हाँ दोस्त, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम आपको बता दें कि आईएएस 2000 में आ चुका है। तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो मेरे दोस्त एक बार हम अपना क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहे हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहे हैं। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर की दर को जनसंख्या वृद्धि दर को दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन रखा गया कि मूल्य स्तर की वृद्धि दर को। तीसरा ऑप्शन मेरे दोस्त रखा गया कि मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को। चौथा ऑप्शन रखा गया मेरे दोस्त वेतन दर में वृद्धि दर की दर को। तो मेरे दोस्त चार ऑप्शन हो गए। तो हम आपको इसका आंसर बता दें कि मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को। तो इसका आंसर सी आंसर सही है, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें क्योंकि आधार वर्ष की कीमत पर मुद्रास्फीति को इंक्लूड किया जाता है। जब आधार वर्ष पे निकाला जाता है जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, तो उसमें मुद्रास्फीति इंक्लूड होती है। बेस ईयर पर जब भी निकाला जाता है तो उसमें मुद्रास्फीति को इंक्लूड किया जाता है, और मुद्रास्फीति इंक्लूड होता है इसलिए मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है उसमें। तो मेरे दोस्त आइए फिर अपने हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस में आ चुका है, 2015 में आया है। तो 2015 में आया है, एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहे हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त सी आर राव। पहला ऑप्शन दिया गया सी आर राव, दूसरा ऑप्शन दिया गया पीसी महालनोबिस। मेरे दोस्त दूसरा ऑप्शन दिया गया है पीसी महालनोबिस,
बी सी तीसरा ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन दिया गया बी के आर बी राव, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त के एन राज। तो मैं आपको बता दें मेरे दोस्त कि ये पूछ रहा है राष्ट्रीय आय नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो मेरे दोस्त 1949 में पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे, तो इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो मेरे दोस्त आपका बी ऑप्शन सही है। तो मेरे दोस्त आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि IAS 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो मेरे दोस्त एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट कर दे रहे हैं फिर से। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त भारतीय योजना आयोग द्वारा, सी ऑप्शन मेरे दोस्त दिया गया है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, और डी ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो मेरे दोस्त इसका हम आंसर आपको बता दें, इसका आंसर है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। तो मेरे दोस्त अभी आंसर में यही सही माना जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं निकाला जाता, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की आर्थिक विभाग द्वारा निकाला जाता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा इसका निकाला जाएगा। अगर मेरे दोस्त ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आपको मारना है वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा निकाला जाता है। तो अगर ऑप्शन में यही ऑप्शन अगर दिया गया भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, तो आपको तो फिर यही मानना पड़ेगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है, उसके आर्थिक विभाग द्वारा निकाला जाता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर अभी है सी आंसर सही है। और जैसे ऑप्शन चेंज होगा मेरे दोस्त एग्जाम पीरियड में, हो सकता है इसको ना देखिए आपको वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग दे सकता है, अगली बार आर्थिक विभाग दे सकता है। तो मेरे दोस्त आप इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि ऑप्शन चेंज करेगा, यूपीएससी क्वेश्चन यही कहीं से पूछेगा लेकिन ऑप्शन चेंज कर देगा। तो अभी ये दिया है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है, अगली बार चेंज कर देगा, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भटका देगा। तो उसके बाद हम अपने चौथे क्वेश्चन पे मेरे दोस्त चलते हैं। निम्न में से कौन सा से एक आर्थिक वृद्धि दर का परिचायक है। तो मेरे दोस्त ये आ चुका है, RAS में आ चुका है 2013 में। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो मेरे दोस्त आर्थिक वृद्धि पूछ रहा है, जो GDP मान लो बढ़े, आर्थिक वृद्धि की बात कर रहा है। तो वर्ष के दौरान इसके मूल्य पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। उसके बाद मेरे दोस्त दूसरा ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन, तो आप देखिए बी ऑप्शन दिया गया वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। उसके बाद दिया गया सी ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। चौथा दिया गया मेरे दोस्त जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो मेरे दोस्त आपने चारों ऑप्शन देख लिया, हम आपको इसका सही आंसर बता दें। तो मेरे दोस्त वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, इसका ऑप्शन बी सही है मेरे दोस्त, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। क्योंकि मेरे दोस्त वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जब हर इंसान की परचेजिंग पावर अच्छी होगी, खरीदने की क्षमता होगी, तब तो जीडीपी और बेहतर बढ़ा होगा, तभी तो उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी अच्छी हुई है, तो जीडीपी में पैसा ज्यादा आया है। जीडीपी में पैसा आने का मतलब ये नहीं होता कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है। प्रति व्यक्ति जब आय ज्यादा बढ़ता है मेरे दोस्त, तो हर लोगों के पास, गरीब से गरीब लोगों के पास पैसा होता है, तब प्रति व्यक्ति आय अच्छा बढ़ता है। तो मेरे दोस्त आप इसको देख लिए। हाँ दोस्तों, चलिए हम अपने मॉडल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मॉडल क्वेश्चन को रखा गया है। तो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, आइए अब हम मॉडल क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला मॉडल क्वेश्चन है मेरे दोस्त की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पहला मॉडल क्वेश्चन है मेरे दोस्त की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया गया है
यह कुल आय है जो एक वित्त वर्ष के दौरान किसी देश के सभी निवासियों के उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, यह कुल आय है जो एक वित्त वर्ष के दौरान किसी देश के सभी निवासियों के उपयोग के लिए उपलब्ध है। पहला ऑप्शन हो गया मेरे दोस्त। दूसरा ऑप्शन है मेरे दोस्त, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय इस बात का अंदाजा देती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था के पास कितनी मात्रा में वस्तु और सेवाएं हैं। तो मेरे दोस्त आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया केवल एक सही। पहला ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया केवल एक सही। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दिया गया है केवल 2 सही। सी ऑप्शन दिया गया है ना तो 1 और ना ही 2। डी ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 दोनों सही। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है मेरे दोस्त। यहाँ डी ऑप्शन सही है। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि आइए हम फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अपना दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति की आय के 3 रूप होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। मेरे दोस्त दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति की आय के 3 रूप होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त सांकेतिक आय, दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त प्रयोज्य आय, तीसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त वास्तविक आय, चौथा ऑप्शन दिया गया है बजटीय आय। तो मेरे दोस्त इसमें पूछा गया है कि कौन सा से सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 और 4, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया है 1 2 3, डी ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त 1 2 4। मेरे दोस्त आपको हम बता दें कि जो ये सांकेतिक आय, प्रयोज्य आय, वास्तविक आय, ये तो व्यक्ति की आय के 3 रूप होते ही हैं, ये तीनों है। और बजटीय आय नहीं शामिल किया जाता, व्यक्ति की आय में बजटीय आय नहीं शामिल हो जाता। बजटीय आय दूसरी बात हो जाती है। तो बजट वाला जो बजट के संदर्भ में बात होता है वो बजटीय आय होता है। मेरे दोस्त आपको आंसर समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन सही है। यहाँ तीनों ऑप्शन सही थे और चौथा ऑप्शन गलत है। तो उसके बाद मेरे दोस्त अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। जो प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भारतीय योजना आयोग द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मेरे दोस्त भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। तो मेरे दोस्त इसका एक क्वेश्चन हम इसी टाइप में हम मॉडल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करवा चुके हैं और एक क्वेश्चन दूसरा, तो आपको आंसर तो पता चल गया होगा, फिर भी बता देते हैं मेरे दोस्त। यहाँ वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा निकाला जाता है, प्रति वर्ष निकाला जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा। तो हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, आय विधि इनकम मेथड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल नहीं है। तो मेरे दोस्त इसमें पूछा गया आय विधि या इनकम मेथड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल नहीं है। इसमें शामिल नहीं पूछा गया। तो आय विधि में मजदूरी और वेतन, पहला ऑप्शन दिया गया मजदूरी और वेतन, दूसरा ऑप्शन दिया गया सकल लाभ, तीसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त पूंजीगत लाभ, चौथा ऑप्शन दिया गया ब्याज भुगतान। तो मेरे दोस्त आपको ये आंसर पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें यहाँ जो है शामिल नहीं है, ब्याज भुगतान शामिल नहीं है मेरे दोस्त। आय विधि में ब्याज भुगतान नहीं होता तो ब्याज देने वाली बात हो गई है, तो ब्याज नहीं दिया जाता। तो बी चौथा ऑप्शन गलत है मेरे दोस्त। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले मॉडल क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। तो राष्ट्रीय, इस बार क्वेश्चन को मेरे दोस्त रिपीट कर देना, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? तो पहला ऑप्शन मेरे दोस्त दिया गया है, इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है। बी ऑप्शन मेरे दोस्त दिया गया है, इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को नहीं जोड़ा जाता है। तीसरा ऑप्शन मेरे दोस्त है, इसमें शेष दुनिया से भुगतान हस्तांतरण को जोड़ा जाता है। और चौथा ऑप्शन मेरे दोस्त दिया गया, शेष विश्व से अन्य वर्तमान स्थानांतरण को जोड़ा जाता है। तो मेरे दोस्त हम आपको इसका आंसर बता दें कि इसमें जो दिया गया दूसरा ऑप्शन, इसमें शेष दुनिया से भुगतान हस्तांतरण को जोड़ा जाता है। तो मेरे दोस्त ये चीज नहीं होता, भुगतान हस्तांतरण को नहीं जोड़ा जाता। आपका ऑप्शन 3 सही है। पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त 1 2 3 सही, पहला ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन में दिया गया 1 2 3 सही। बी ऑप्शन में दिया गया है 1 3 4 सही। डी सी ऑप्शन में मेरे दोस्त दिया गया है 1 2 सही। डी ऑप्शन में दिया गया है 1 4 सही। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि 1 2 1 3 4 सही है ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है, 1 3 4 ऑप्शन सही है। और जो ए है, इसमें शेष दुनिया से भुगतान हस्तांतरण को जोड़ा जाता है। मेरे दोस्त शेष दुनिया से नहीं जोड़ा जाता है इसमें, ये ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा ऑप्शन। उसके बाद मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरे दोस्त एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं फिर से। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, यह वित्तीय वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र की कुल आय है। दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, निजी क्षेत्र की अर्जित आय को जोड़ा जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, निजी क्षेत्र की अर्जित आय को जोड़ा जाता है। तीसरा ऑप्शन मेरे दोस्त दिया गया, निजी क्षेत्र की अनर्जित आय को घटाया जाता है। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें केवल एक है, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया केवल एक, बी ऑप्शन दिया गया केवल 2, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 3, डी ऑप्शन दिया गया 1 और 2। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें निजी क्षेत्र की अनर्जित आय को घटाया जाता है। तो ये अनर्जित अभी अर्जित ही नहीं हुआ तो क्या घटाया जाएगा? तो ये ऑप्शन गलत है तीसरा। और 1 2 ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन यहाँ सही है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आधार वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं मेरे दोस्त। आधार वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया, आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष है। पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसका उपयोग मूल्य सूचकांक जैसे जीडीपी वृद्धि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदि द्वारा तुलना के लिए आधार वर्ष के रूप में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, अर्थव्यवस्था में नई वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आधार वर्ष को समय समय पर बदला जाता है। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है, आधार वर्ष का एक सूचकांक में जीरो का मान आवंटित किया जाता है। तो मेरे दोस्त इसमें ऑप्शन दिया गया है 1 2 3। पहला ऑप्शन दिया गया 1 2 3, बी ऑप्शन दिया गया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1 और 3, सी ऑप्शन दिया गया है केवल 1, डी ऑप्शन दिया गया 1 और 2। तो मेरे दोस्त आपको पता ही होगा कि आधार वर्ष का एक सूचकांक में जीरो का मान आवंटित किया जाता है। तो मेरे दोस्त जीरो का मान आवंटित नहीं किया जाता, ये ऑप्शन गलत है। और आपका डी ऑप्शन सही है, 1 और 2 ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। उसके बाद मेरे दोस्त हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। और आप इसको प्रयास करिए जानने का, आधार वर्ष का एक सूचकांक में जीरो का मान आवंटित किया जाता है। तो मेरे दोस्त इसको आप बताओगे, हम अपने अगले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे। और आप सर्च करने का प्रयास करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फंसा सकते हैं, इसलिए एक बार आप भी कोशिश करिए। बाकी है तो हम बताएंगे ही। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आधार वर्ष के चयन के लिए क्या मानदंड होना चाहिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरे दोस्त, हम आपको ये भी बता दें कि ये जो क्वेश्चन है सीधा सीधा मेंस के भी क्वेश्चन को हम टकरा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए, आधार वर्ष के चयन के लिए क्या मानदंड होना चाहिए, तो आधार वर्ष किस हिसाब से निकाला जाता है, क्या होता है, तो आपके लिए उसका फैक्ट भी मिल जाएगा। जो मेंस लिखते समय इन चीजों पे हम ध्यान भी देते हैं कि ऐसे फैक्ट हमको इनडायरेक्ट इस जगह से मिल जा रहे हैं कई सारे, जैसे आधार वर्ष के संदर्भ में। तो इस टाइप में तुमको फैक्ट भी मिल जा रहे हैं, और आप ये देखेंगे कि जब मेंस भी लिखेंगे तब भी आपको इनडायरेक्ट यहाँ से हेल्प ही मिलेगा। हेल्प के अलावा यहाँ से कोई चीज गलत नहीं होगा। आप क्वेश्चन जब बैठेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देने के लिए, तब भी आपको देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इनडायरेक्ट आपको मिल रहे हैं जो आपको आते हैं। तो मेरे दोस्त, तो शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर और सब्सक्राइब भी आपका प्यार मुझे मिलेगा। तो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे दोस्त, ताकि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ें और बेहतर करने का प्रयास करें। तो अगले क्वेश्चन पर में मेरे दोस्त चलते हैं। आधार वर्ष के चयन के लिए क्या मानदंड होना चाहिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन मेरे दोस्त दिया गया, व्यापार में बड़े उतार चढ़ाव के बिना एक आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन दिया गया, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, व्यापार में बड़े उतार चढ़ाव के बिना एक आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। तो मेरे दोस्त कह रहा है उतार चढ़ाव के बिना एक सामान्य आधार वर्ष होना चाहिए, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, चुना गया आधार वर्ष बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो आधार वर्ष चुना जाए वो बहुत पुराना नहीं हो, एक बात है। तीसरा ऑप्शन मेरे दोस्त दिया कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें औसतन होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, यहाँ ऑप्शन दिया गया केवल एक सही। पहला ऑप्शन दिया गया केवल एक सही, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दिया गया है केवल दो सही, सी ऑप्शन दिया गया है मेरे दोस्त एक दो दोनों सही, एक दो तीन तीनों सही, डी ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त एक और दो। तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें यहाँ सी ऑप्शन सही, एक और दो तीन तीनों सही है। मेरे दोस्त, आपका पीवीसीएल को हम देख चुके थे और मॉडल क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास भी कर चुके हैं और हल भी कर चुके हैं। तो बाकी जो भी होगा अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो थैंक यू मेरे दोस्त।